नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एजुकेशन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं, और एक एक प्रश्न मैंने बता दिया है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हूबहू छपने वाले हैं आपके एग्जाम में ये प्रश्न। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स, ऑप्शन डी है अन्य। आपको बताना है कि हड़प्पा की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आपको डेट भी याद रखना है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। बताना है आपको कि वह कौन सा एक शासक है जिसने उपवास के दौरान अपने शरीर त्याग दिया था या जिसकी उपवास के कारण मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अन्य। आपको बताना है कि कौन सा एक शासक था जिसके द्वारा उपवास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की उपवास के दौरान श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो उपवास रखे हुए थे उस टाइम पर, और इनकी उपवास के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। आपसे स्थान भी पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पर इनकी उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, कर्नाटक की एक जगह है श्रवण बेलगोला। कर्नाटक की एक जगह है जिसको क्या कहते हैं, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए उनको बिंदुसार कहा गया, और बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, अशोक हुए। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। आपको बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था। अब देखिए, यहाँ से एक पॉइंट बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में, इस युद्ध में कौन से शासक की जीत हुई थी। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हारा गया था। मोहम्मद गौरी कहाँ का था, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो देखिए, वो अफगानिस्तान का शासक था, जिसका युद्ध किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ था, जो तराइन के युद्ध से प्रसिद्ध हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन है आपके पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी है मध्य एशिया से, और ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे। और ये भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में किस स्थान पर आए थे। आपको ये याद रखना है कि आर्य भारत में किस स्थान पर आए थे। तो देखिए, जो मैक्स मूलर थे उन्होंने कहाँ बताया कि आर्य हैं जो भारत में कहाँ से, मध्य एशिया से कहाँ पर आए थे, पंजाब में आए थे। आपको इसको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसमें। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे। आंसर कीजिएगा इसका। ऑप्शन है आपके पशुपति की, ऑप्शन बी है ब्रह्मा की, ऑप्शन सी है विष्णु की, या फिर इंद्र की। बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पशुपति शिव की पूजा कौन करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। देखिए, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है। देखिए, मृतकों का टीला किसको बोला जाता है, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रचलित शहर था। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित शहर कौन सा था, तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जानते हो। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी है दयानंद वैदिक समाज। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। अब ब्रह्म समाज की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए आपको याद रखना है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के राय के द्वारा, जिसको पुनर्जागरण काल के पिता भी बोला जाता है। पुनर्जागरण काल के पिता किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब 1828 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन है आपके 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1865 ईस्वी में। आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो 1856 ईस्वी में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड वेंटिंग के समय में बनाया गया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। बताना है आपको कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो यहाँ पर श्रीगुप्त कर लीजिएगा। जो गुप्त समाज था, गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन। तो देखिए हर्षवर्धन के काल में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बिंदु बनता है कि चीनी यात्री फाहियान, कौन, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में एक याद रखना है आपको कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, भारत का नेपोलियन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन है बेगम खां और हेमू, ऑप्शन बी है अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी है अकबर और बेगम खां, ऑप्शन डी है अकबर और राणा प्रताप। तो देखिए ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बेगम खां और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। बताना है आपको कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। ऑप्शन है आपके रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पहली सहायक संधि कौन सी थी, निजाम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो प्रथम बार भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो आपका प्रथम चीनी यात्री है उसका नाम क्या था, फाहियान उसका क्या था, नाम था। आपको इसको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको
तो शाहजहां को पुकारते हैं। अगला प्रश्न है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन है मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। तो बताना है आपको कौन से महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि सम्राट अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। इसके अलावा देखिए फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल भी यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि फतेहपुर सीकरी में, तो देखिए जोधाबाई महल, इसके अलावा बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ये कहाँ पर निर्माण किए गए? तो फतेहपुर सीकरी में इसके सम्राट अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने लिए थे वो एक एक प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।